नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है और शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन भर्तियों का मामला सदन में जमकर गूंजा है। विपक्ष ने सरकार के उस फैसले पर सवाल उठाया है जिसमें विश्वविद्यालय में नियुक्ति एचपीएससी और एचएसएससी के जरिए कराने का फैसला लिया गया था। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अभय चौटाला ने कहा कि सरकार के इस फैसले से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म होगी। भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस विधायकों ने भी सरकार को इसी को लेकर के कटघरे में खड़ा किया है। जो मैं समझता हूं कि जो अब की बार आपने जिस तरह से इसके अंदर इसकी जो भर्तियां हैं, जो इसमें नौकरी दी जाती है, जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एक अधिकार क्षेत्र है, जो जॉब निकालते हैं, उसके बाद कमेटी, बाकायदा सिलेक्शन कमेटी बैठती है, वो कमेटी बोर्ड है, उस बोर्ड के सामने जाकर के लोग अपना इंटरव्यू करके आते हैं और उसके बाद फिर उनकी नियुक्तियां दी जाती है। इसमें पहली दफा ये इसलिए किया गया है कि सरकार ये चाहती है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी हम अपनी मर्जी के लोगों को नियुक्त कराएं, ना कि मेरिट पे लोगों की नियुक्तियां हो। आज तक यूनिवर्सिटी के अंदर उन यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते थे, जो कहीं वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट थे, जो कहीं वहाँ पे नंबर 2, 3, 4 पे आते थे, तकरीबन उन्हीं में से उन्हीं लोगों की नियुक्तियाँ वहाँ पे उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती रही है और वही लोग उन यूनिवर्सिटीज़ को आगे बढ़ाते रहे। ये पहली दफ़ा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सरकार का दखल हो, सरकार अपनी मनमर्जी करे और अपनी मनमर्जी से जहाँ हमारे स्टेट के बच्चों को जॉब मिलनी चाहिए, उनको कहीं उस जॉब से वंचित रखने के लिए दूसरी स्टेटों से बाहर से सिफारिश के ऊपर भर्ती किए जा सके, इसके लिए इस किस्म का कानून बना करके जहां हमारे यहाँ जो बच्चे जो आज बेरोजगार हैं उनकी जो अनदेखी हो रही है, वहीं अपनी मनमर्जी करके अपनी पसंद के लोगों को इस यूनिवर्सिटी में लगाना चाहती है। कमाल की बात है, हैरानी की बात है, आपने उन लोगों को इसका मेंबर बनाने का फैसला किया है जिनके ऊपर लगातार जो है। तो इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भोक्कल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। पर्ची खर्ची और अटैची वालों पर हमें विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आपको भी, आप तो जांच करवा रहे हैं, अच्छी बात है, तो हम कैसे मान लें कि जब एक हायर एजुकेशन काउंसिल पर मुख्यमंत्री जी जब से ये सरकार बनी है, हायर एजुकेशन काउंसिल चेयरमैन आपने बनाए हैं, मेरे संज्ञान में है, बहुत सारे कार्य ना शिक्षा मंत्री से, ना एसीएस से, ना डायरेक्टर से, ना किसी से पूछे नहीं जाते हैं, सीधे वो जब उनके ऊपर इतने आरोप हैं आपके फेथफुल, वो कैसे हैं? काइंडली शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन काउंसिल के फैसलों को इस तरह से ना थोपने का काम करें, क्योंकि हायर एजुकेशन काउंसिल में सभी वाइस चांसलर्स को बुलाते हैं और अपने फैसले सुना देते हैं, और यही फैसला हमें यही नजर आता है कि इसमें इस तरह का फैसला जो। तो वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी आज क्या कुछ कहा गया, सुनिए। अब उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, कहीं भी एक दिखाओ ऐसा है ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी की छेड़छाड़ हुई है? पूरे देश में कहीं नहीं हुई। आप बराए मेहरबानी मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं, ये तुरंत वापस लो। ये प्रदेश के हित में नहीं है, यहाँ के जो विद्यार्थी उनके हित में नहीं है, यहाँ के टीचर्स हैं उनके हित में नहीं है। ये एक अलग से लूट की दुकान खोलने का प्रयास हो रहा है, ये हम नहीं खुलने देंगे, कभी नहीं खुलने देंगे, हम नहीं खुलने देंगे। तुरंत वापस लो मेरा। पहले तो एचपीएससी की जज के द्वारा इंक्वायरी तो होने दो, तय तक तो जाने दो क्या है एचपीएससी, जिसके आप हवाले कर रहे हो हमारे बच्चों का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य उनके हवाले कर रहे हो जिन्होंने लूट बचा रखी है। मेहरबानी करो इस हरियाणा पे, दया करो इन विद्यार्थियों पे। ये तुरंत वापस लो, ये तुरंत वापस लो। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई विरोध नहीं करता कभी, लेकिन मैं तय की और दिल की बात कह रहा हूँ, ऐसा काम मत करो जो हमारे हरियाणा के बच्चों का भविष्य अंधकार में चला। तो जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो उसको लेकर के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से सदन के अंदर क्या कुछ कहा गया, सुनिए। माननीय सदस्यों ने जो शंकाएं व्यक्त की हैं वो पूरी तरह से निराधार है। हमने यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। जैसा कि यूजीसी की गाइडलाइन है वो पूर्णतः बरकरार है।
वीसी ही सभी कमेटियों का चेयरमैन रहेगा। स्टेट यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो उससे संबंधित अधिनियमों के तहत ही चल रही है। ये अधिनियम उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव तथा एकेडमिक मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान करते हैं। राज्य सरकार भी यूनिवर्सिटी को एडमिनिस्ट्रेशन तथा एकेडमिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता था। तो वहीं सारे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया सदन के अंदर, सुनिए। इस चिट्ठी में वाइस चांसलर की नियुक्ति का जिक्र नहीं है। इस चिट्ठी में जो जिक्र है, सुन लिए, हाँ रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार तो पहले भी गवर्नमेंट करती है। अरे सुनिए, वाइस चांसलर की नियुक्ति पहले भी ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट और चांसलर करता है। एक बात गीता जी प्लीज, आप तो डिबेट में फिर वही बात आ गई ना कि आप डिबेट करने लगे। डिबेट नहीं है इसके ऊपर। पहले भी बत्रा जी बैठ जाइए प्लीज। नहीं बैठ जाइए, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, रजिस्ट्रार की नियुक्ति पहले भी गवर्नमेंट करती है। रजिस्ट्रार की नियुक्ति को वाइस चांसलर नहीं करता है। और उसमें से जो बाकी नियुक्तियों के बारे में इसमें लिखा है, सिर्फ ग्रुप बी जो नंबर 1 पर लिखा है, फिर लिखा है रजिस्ट्रार पहले से ही करते हैं, फिर लिखा है नॉन टीचिंग ऑफिसर्स, फिर है ग्रुप सी और डी, फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर। सिर्फ यहां तक असिस्टेंट प्रोफेसर तक है। इसके ऊपर की नियुक्तियां इस आधार पर नहीं है। वो जैसे पहले यूनिवर्सिटी करती है वैसे ही होंगे। तो कुल मिलाकर के आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। कई बड़े मुद्दे आज उठे, लेकिन जिसमें यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता और नियुक्तियों को लेकर के जो मुद्दा है वो सर्वाधिक छाया रहा, जिसको लेकर के काफ़ी बहस भी हुई। आपने देखा भी, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के स्टेटमेंट को आपने सुना हो, या फिर गीता भुक्कल को आपने सुना हो, या फिर अभय चौटाला को, सभी ने एक सुर में इसको लेकर के विरोध जताया, जिस पर मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री ने भी अपनी बात को रखा, उसका जवाब दिया गया। तो आज का विधानसभा का जो सत्र रहा, शीतकालीन सत्र का पहला दिन, ये काफ़ी हंगामेदार रहा है। न सिर्फ यूनिवर्सिटी या फिर शिक्षकों की भर्ती को लेकर के सवाल उठे, इसके अलावा भी कई ऐसे अन्य मुद्दे थे जो कि आज यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें आज जमकर पक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक भी हुई है। तो कुल मिलाकर के विपक्ष के द्वारा जो अपने सवाल उठाए गए, उसका सत्ता पक्ष के द्वारा आज प्रश्नकाल के दौरान भी जवाब दिया गया। और उन जवाब के बीच में आज की जो तस्वीरें हैं वो लगातार, विधानसभा की जो कार्रवाई है वो लगातार आज आपने इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर देखी है। लेकिन जो सवाल उठे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उन सवालों को कैसे देखा जाए, उसके क्या मायने समझे जाएं, आज बड़ी बहस में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चूंकि इस सत्र के अंदर आज का ये जो पहला दिन था वो काफ़ी हंगामेदार भी रहा है, महत्वपूर्ण भी रहा है, लेकिन हाँ, कुछ मुद्दे जो उठे उस पर आज सार्थक चर्चा भी आज सदन के अंदर नजर आई है। तो ये एक तो स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ ये जो सीधा मामला था, ये बहुत महत्वपूर्ण था, जिसको आज उठाया गया विपक्ष की तरफ से और पुरजोर तरीके से इसको रखा गया, और इस पर जो जवाब है वो दिए गए। हालांकि इसको लेकर के जो सवाल जवाब हो रहे थे उसमें आपने देखा कि जो नोकझोंक है वो भी सामने आई। कुछ बातों पर आपने देखा कि सहमति नहीं थी और विपक्ष बार बार इसको वापस लेने की मांग करता रहा। भूपेंद्र हुड्डा को आपने ये भी कहते हुए सुना कि उन्होंने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर भी ये चाहते हैं कि इसको वापस लिया जाए, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। और फिर अभय चौटाला ने भी कमोबेश इन्हीं बातों को कहा। तो कई आज अहम ऐसे विषय रहे जिस पर आज चर्चा हुई। कुछ और भी ऐसे मुद्दे थे जिस पर आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधायकों ने जो सवाल हैं वो उठाए, चाहे गुड़गांव के अंदर खोले में नमाज का मुद्दा, तो कई ऐसे अहम मुद्दे रहे जिस पर आज आप देख रहे थे कि सारा दिन आज बार बार इसको लेकर के विपक्ष के अंदर जो सवाल हैं वो उठाए गए और सत्ता पक्ष उसका जवाब देता हुआ भी आपको नजर आया। तो इस मुद्दे के साथ एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, वो है गुरुग्राम के अंदर खुले में नमाज को लेकर के, जिसको मामन खान ने उठाया। इस पर आज सदन के अंदर क्या कुछ हुआ, देखिए। आज बड़े अफसोस की बात है, हम इससे पहले ये समझते रहे थे कि कुछ पार्टियों के लोग गलत अनासिर जो है आज हमारे जो है वो धार्मिक उसमें धर्म में बाधा डाल रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये, आदरणीय मुख्यमंत्री जो हमारे सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, जब उनकी स्टेटमेंट हमने सुनी और उनका बयान जो है बड़ा खेदपूर्ण जो बयान जो उन्होंने दिया, तो हमें ये पता लगा कि उस वक्त हमें अफसोस हुआ, काश अगर हम उस वक्त नहीं यहाँ जाते तो आज हमें ये दुख झेलना नहीं पड़ता।
इसके बाद क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ। साहब बहादुर, आप कृपया करके ही 1 मिनट मुझे सुनिए। एक देहाती दोहा है, बाढ़ करी ही खेत को, बाढ़ करी ही खेत को, खेत बाढ़ है खाए, और राजा हो चोरी करे, न्याय कौन कर जाए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान हमने सुना, वो आखिर हम फैसले के लिए कहाँ जाए। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से ही दरखास्त कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के रहेंगे, कृपा करके हमारे धर्म की रक्षा करो और उनके साथ गलत तनासर के साथ उनको सजा दो। आप हमें नमाज पढ़ने के लिए मेहरबानी करके, चाहे वो गुड़गांव हो चाहे देश का कोई हिस्सा है, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था उसमें ये बाकायदा मौलिक अधिकार हमें सब जातियों को दिए हुए थे, जिसमें हम भी शामिल है। कृपा करें हमें नमाज पढ़ने की इजाजत गुड़गांव में भी दी जाए, पूरे देश में दी जाए। तो आज सदन में दिन भर क्या हुआ, कौन से मुद्दे उठे, आपने उसके जो प्रमुख अंश हैं वो देख लिए हैं और आज की बहस के सवाल हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भर्तियों पर सवाल उठे हैं, आखिर ये क्यों उठे, इसको लेकर के क्या है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल दूसरा ये भी है कि क्या विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खतरे में है। विपक्ष का जो सवाल है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको भी किस प्रकार से देखा जाए, आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, चर्चा में फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर विधु रावल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत। और राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जादौन जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर विधु रावल जी, आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष के आज जो तमाम आरोप थे या उनके जो सवाल थे उसको आपने सुना होगा, भी एक बाइट्स भी हम लोगों ने सुनाई जो आपने अभी सुनी होंगी। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को लेकर के जो सवाल, चाहे शिक्षकों की भर्ती के साथ हो या उसकी स्वायत्तता को लेकर के हों, ये बड़े गंभीर थे और इसको लेकर के पूरा विपक्ष हम लोग देख रहे थे कि एक सुर में कह रहा था कि आपको इसको वापस लेना चाहिए या इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। इसको कैसे देखा जाए, आपका पहला रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जवाब दिया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इसका जवाब दिया है और जवाब स्पष्ट भी है। हम अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि यूनिवर्सिटी के पास स्वायत्तता है अपने वहां पर नियुक्तियां करने के लिए, लेकिन नियुक्तियां करने के लिए जो पेपर लिया जाता है वो आउटसोर्स करती रही है बाहर प्राइवेट प्लेयर्स को। खासतौर पर ये कोरोना टाइम्स में ज्यादा देखा हमने, क्योंकि वो व्यवस्था यूनिवर्सिटी के पास नहीं है उन पेपर्स को कंडक्ट कर उस तरह का एक रिजल्ट आउट करने के लिए। उसके लिए प्रोफेशनल बॉडीज हैं, HPSC है, HSSC है, और वो उन बॉडीज के तहत जो है पेपर का रिजल्ट जो है वो आ जाए और फिर जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर उसके लिए पूरी तरह से अधिकृत है। तो बजाय कि कोई प्राइवेट अथॉरिटी या कोई प्राइवेट कंपनी वहां पर इस प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करे, उससे बेहतर है कि एक संवैधानिक बॉडी जो बनी हुई है, वो HPSC है या HSSC है, वो अलग अलग जिस प्रकार की श्रेणी के नियुक्तियां होनी है उनका टेस्ट वो कंडक्ट कर यूनिवर्सिटी को उसका रिजल्ट दे और यूनिवर्सिटी अपने अनुसार जिन जिन को बुलाना चाहे इंटरव्यू के लिए बुलाए। ठीक है, बालमुकुंद शर्मा जी, आपका भी मैं इस पर रिएक्शन चाहता हूं, चूंकि सदन के अंदर भी हम लोगों ने देखा, चाहे शिक्षा मंत्री हों या मुख्यमंत्री हों, उन्होंने अपने अपने तर्क रखे, अपनी बात का जवाब दिया, लेकिन जो बात आप लोग उठा रहे हैं उस पर जो जवाब आप लोगों को दिया जा रहा है, क्या उससे संतुष्ट हैं या आपके एतराज हैं अभी भी? ये तो पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त करने की कार्रवाई है ना। इसमें जिस तरीके से चाहे वो बीजेपी के प्रवक्ता हो या हमारे शिक्षा मंत्री जी हो, वो जो बात कह रहे हैं वो असल जो शिक्षा का उद्देश्य है, क्योंकि शिक्षा हमारा मूलभूत एक वो है, जब कोई समाज जब कोई आगे बढ़ता है उसकी मूलभूत जो चीजें हैं उसमें शिक्षा सर्वप्रथम। जब शिक्षित होंगे हमारे युवा युवतियां, हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। सरकार को चाहिए ये था कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 19-20 यूनिवर्सिटियां, हमारे 10 साल के शासनकाल में हमने सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां 19-20 यूनिवर्सिटियां हमने हरियाणा में स्थापित की, और उससे पहले भी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से कांग्रेस ने काम किया, इनको चाहिए ये था कि यूनिवर्सिटियों का दायरा बढ़ाएं और 10-15 यूनिवर्सिटी लेके आए। इस तरीके से काम करना चाहिए था। जैसे शिक्षा का सत्र को सुधारने के लिए इम्प्लीमेंटेशन, जैसे ये बड़े बड़े दावे करती है सरकार कि हमने 30 किलोमीटर पे 35 किलोमीटर पे कॉलेज खोल दिया।
अगर हम ये मान भी लें, अगर इन्होंने इतने कॉलेज खोले हैं तो उसके लिए ज्यादा यूनिवर्सिटियों की जरूरत पड़ेगी। हमारे शासनकाल में क्या था, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी पहले, हमारे इस इलाके नॉर्दर्न रीजन की हम बात करें, और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी थी। ये 2 मेन यूनिवर्सिटियां होती थी हरियाणा में। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार होती थी। तो जो 10 साल के शासनकाल में हमने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी, खानपुर कला में हमारे वहां महिला विश्वविद्यालय होता था, उसको हमने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। पूरे हरियाणा भर में हमने एक मीरपुर में श्रीमती इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी नाम से हमने वो यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। हर पॉकेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज यूनिवर्सिटियां बनाई हमने। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जैसे कैथल में नीलम यूनिवर्सिटी, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत। इस तरीके से हम ये उम्मीद करते थे कि जिसे हमने 20 यूनिवर्सिटियां बनाई हमारे शासनकाल में, 20 यूनिवर्सिटी ये बना देते तो और अच्छी शिक्षा का स्तर भी सुधरता और शिक्षा मुहैया कराने के लिए बहुत दूर विद्यार्थियों को नहीं जाना पड़ता। जिले वाइज यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने मेडिकल कॉलेज जिले वाइज खोलने की घोषणा की थी, एक भी मेडिकल कॉलेज किसी जिले में नहीं खोला। उल्टा ये जो व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, इसमें तो वो जो 28-23 पेपर लीक हुए हैं, जो सूटकेस चल रहे हैं, वो सूटकेस वाले बच्चे यूनिवर्सिटियों में पहुंचाना चाहते हैं, जो सूटकेस देंगे और यूनिवर्सिटियों में एंटर कर जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। जैसे प्रवक्ता ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये 30 बच्चों को भेजेंगे तो वीसी बाध्य है उसमें से 10 की नियुक्ति करने के लिए। वीसी बाहर से नियुक्ति नहीं कर सकता, तो वीसी को तो बांध दिया ना जी। जो स्वायत्ता की बात है आयुष जी, आप समझिए मेरी बात, स्वायत्ता कहाँ प्रभावित होगी? ये 30 बच्चों की लिस्ट भेज देंगे, उसमें से 10 लेने हैं, ये वीसी की मजबूरी है, ये वो बंधा हुआ इससे, तो स्वायत्ता कहाँ रहेगी? वो 30 बच्चे कौन है जो सूटकेस लेके जाएंगे? सूटकेस कौन लेके जाएंगे? जो पैसे वाले हैं। अगर पैसे वाले सूटकेस के साथ भर्ती होगी तो यूनिवर्सिटी में भर्ती कौन हुआ? जबकि यूनिवर्सिटी में होता क्या है? बिल्कुल ठीक बात है, हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। मैंने एमए हिंदी की है और उसके बाद मैंने अभी पिछले साल मैंने मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। वो यूनिवर्सिटियां, उनका आज इतना नाम है, ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी, बी ग्रेड की यूनिवर्सिटी, ऐसे ग्रेड। ये जो लोग आएंगे सूटकेस वाले, टैक्सी वाले, तो ग्रेड भी डिस्करेज कर देंगे। ठीक है, कुल मिलाकर बाल मुकुंद जी आपने बता दिया कि भाई इससे स्वायत्तता प्रभावित होगी। मैं इसका जवाब दे दूंगा। विजेंद्र रेणु जी, इन्होंने गलत जानकारी दी है। ठीक, इन्होंने जिस स्वायत्ता की बात कर रहे हैं, इनके द्वारा संधू साहब जिस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं, उस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ही बता दूं, वहीं से शायद इन्होंने एमए हिंदी किया है। वहां पर संधू साहब की जो नियुक्तियां हैं, किस प्रकार से नियुक्तियां की गई हैं, 25 नंबर इंटरव्यू के में से 26 नंबर दिए हुए समाचार पत्रों में आया हुआ है। बहुत सारे मामले उस पर आज तक चल रहे हैं। इस प्रकार की सूटकेस चाहते हैं आप, इस प्रकार की स्वायत्ता चाहते हैं। आपके यहाँ पर किस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए जाते थे, एक के बाद एक आपकी नियुक्तियों को कोर्ट ने क्यों खारिज कर दिया? क्यों नहीं उनको डिफेंड कर पाए? आज तक हमारी एक भी नियुक्ति को कोर्ट ने आज तक एक। चलिए ठीक है विदुर रावल जी, ठीक है, चलिए एक एक करके मैं पहले एक एक करके, ठीक है, चलिए विदुर रावल जी हो गया आपका, ठीक है। रेणु साहब स्वायत्तता कैसे प्रभावित होगी? स्वायत्तता कैसे प्रभावित होगी? ठीक है, रेणु साहब, विजेंद्र रेणु जी, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। विजेंद्र रेणु जी, एक बार मुझे लग रहा है शायद अपनी ऑडियो अनम्यूट करें, म्यूट है शायद आपकी ऑडियो जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सत्र होते हैं किसी भी विधानसभा के, उस पूरा प्रदेश कि आज का जो पहला दिन सत्र का था 100%। चलिए रेणु साहब, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपकी ऑडियो मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या है। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि विपक्ष के अपने सवाल होते हैं और हर बार हम लोग देखते हैं कि विधानसभा के अंदर इन सवालों के साथ वो जाते हैं, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी का ये जो मुद्दा उसकी स्वायत्तता को लेकर के या फिर भर्तियों को लेकर के, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर विपक्ष का सवाल और सत्ता पक्ष का जो जवाब है, उसका आकलन आप कैसे करेंगे जादव जी? अब देखिए, ये सरकार ने जो है निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश करके राजनीति को काफी गर्मा दिया। अब विपक्ष का काम तो है कि बैलेंस करना, कि सरकार जो है कोई एक साइड में ही ना, एक डायरेक्शन में ही ना मनमाने तरीके से चली जाए, तो विपक्ष उसको संतुलित करने का काम तो करता ही है। विपक्ष की अपनी भूमिका है, अपनी उपयोगिता है लोकतंत्र में, और उनके उठाए हुए मुद्दों पर सरकार को गौर भी करना चाहिए। अब सरकार जो है जिस तरह से उनका
यूनिवर्सिटियों के भर्ती के अधिकार को वापस ले रही है, तो लगभग ये तो है ही कि सीधे तौर पर मैसेज ये जाता है कि स्वायत्तता प्रभावित हो रही है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी अपने तरीके से संचालित करती थी। अगर उनके परिव्यू से बाहर चली जाती है तो निश्चित तौर पर के स्वायत्तता में कटौती तो हो ही रही है। अब वो ये है कि आप उसको रचनात्मक प्रूव करते हैं या उसमें कोई आप ये महसूस करते हैं कि इसमें कोई दोष पैदा हो जाएगा, तो वो एक अलग बात है, अलग पहलू है, वो भी अपनी जगह है। कि देखिए ये जो सरकार की भर्ती प्रक्रिया है, वो जो HPSC के थ्रू है और HSSC के थ्रू है, उन पर सवाल तो खड़े हो ही गए। चाहे वो इनकी जांच में किस तरह से प्रूव होता है, जांच सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही, जांच प्रॉपर विपक्ष किस तरह से चाहता है, आप उनकी मांग मानने को क्यों तैयार नहीं है, ये सवाल अपनी जगह है। लेकिन जांच में कहीं ना कहीं खामियां भी दिखाई जा रही है। जो तकनीकी सवाल उठाए जा रहे हैं प्रक्रियागत, वो भी उसमें दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जांच में कुछ कमियां छोड़ी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में जब भर्ती प्रक्रियाएं हैं जो बाहर की भी इतनी गड़बड़ हो गई हैं कि उन पर सवाल खड़े हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप यूनिवर्सिटी से बाहर अगर भर्ती प्रक्रिया ला रहे हैं तो उसको कैसे साफ सुथरा माना जा सकता है? ये सरकार को जो है, क्योंकि विधानसभा में ये मामला पहुंच गया, विधानसभा में सरकार ने एक विधेयक पेश कर दिया, संशोधन विधेयक, और उस पर डिबेट भी होगी, चर्चा करके फैसला किया जाएगा। तो सरकार विपक्ष अगर कोई मुद्दे उठाता है तो उनका पूरा जवाब सरकार को देना चाहिए। तब तो ये माना जा सकता है कि सरकार कहीं सही दिशा में, बिल्कुल। विजेंद्र रेड्डू जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। रेड्डू साहब। आयुष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आज पहला चलिए रेड्डू साहब, माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, कुछ आज तकनीकी समस्या है, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है कुछ। वेदु रावल जी जवाब दें राजेंद्र जी ने या बालमुकुंद जी ने जो बात उठाई। देखिए, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राजेंद्र जी पूरी जानकारी लेकर इस डिबेट पर नहीं आए हैं। देखिए, आपने खुद ही कहा कि विपक्ष का काम सवाल उठाना होता है। मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही, आप ध्यान से मेरी बात सुनते तो शायद सवाल ही ना खड़ा करते। जो पेपर प्राइवेट जगह पर लिया जाता था, जिसको आउटसोर्स किया जाता था, जो यूनिवर्सिटी खुद नहीं लेती थी, वो पेपर अब आउटसोर्स होकर एक प्राइवेट अनऑथराइज्ड और अननोन एक संस्था ले, कोई एजेंसी ले, कोई दुकान या कोचिंग सेंटर ले, उसके बजाय एक संवैधानिक बॉडी जो कि अकाउंटेबल है, HPSC ले रही है। इसमें स्वायत्तता किस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज हो गई, ये आप बता दें। यह स्वायत्तता का केवल इसमें बात है, स्वायत्तता तो इससे और बढ़ेगी, इसके साथ क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। स्वायत्तता तो शिक्षकों की नियुक्ति से भी ज्यादा छात्रों को अच्छे पाठ्यक्रम देना है। स्वायत्तता तो इस बात की है कि यूनिवर्सिटी नए नए कोर्सेज अपने दम पर ला सकती है, नई नई विधियां उत्पन्न कर सकती है, सृजन कर सकती है, नई नई गद्दियां सृजन कर सकती है, जिससे छात्रों को बेहतर तरीके से एजुकेशन मिले। अगर छात्रों की नियुक्ति इस प्रकार से प्राइवेट हाथों में जा रही हो, जिनके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है, जिनके बारे में कोई जानता ही नहीं, कोई प्रमाणिकता नहीं है, वो हटाकर HPSC ले लेगा, तो उसमें किस प्रकार से स्वायत्तता कॉम्प्रोमाइज हो गई? खैर, मैं चाहूंगा कि वो करेक्ट कर लेंगे जब उनकी बारी आएगी। लेकिन दूसरी बात जो है, जो यहाँ पर थोड़ी सी रेड्डू साहब की मैं सुन पाया था, वो श्रद्धांजलि की बात कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे एक बात की हैरानी होती है, मसा एक इनका भी विधायक आया है और इसके बाद भी ये यहाँ पर इस प्रकार की बात कहा करते हैं। बड़ी मुश्किल से जीत कर आए हैं, एलनाबाद का चुनाव अपना मार्जिन को आधा कराए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं। तो ये क्यों नहीं माफी मांगते, पहले क्यों नहीं श्रद्धांजलि देते जब इन्होंने गोलीकांड किया था कंडेला के अंदर, जिसमें 1700 गोलियां चलाई थी, ऐसा गुरनाम सिंह चढ़ूनी कहते हैं, जिनकी ये जय जयकार करते रहे हैं पिछले 1 साल तक। 1700 गोलियां तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने गिनी थी, उनके लेकर खेद प्रकट करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। इस पर भी हम लोग बातचीत कर लेंगे। और दूसरा ये है कि पहले रेड्डू जी की बात कंप्लीट आ जाने दें, उसके बाद मुझे लगता है कि उसका आशय समझ में आएगा। बालमुकुंद जी जवाब दें पहले आप। ने कुछ कहा था, मैं उस पर जवाब दे देता हूँ। बालमुकुंद जी इस बार नहीं, बालमुकुंद जी, ठीक है, बालमुकुंद जी नहीं, मैं बालमुकुंद जी की बात का जवाब दे रहा था। जब हम पूरा प्रदेश हमें सुन रहा होता है, अब ये इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के जो प्राइवेट सोर्सेज पे करवाती थी यूनिवर्सिटी, आउटसोर्सिंग बोलते हैं शब्द का। आप पहले मेरी बात सुनिए, बीच में ना बोलिए।
सारी नहीं, आप जानकारी के साथ बोले ना। जानकारी है, आप अपनी जानकारी अपने पास रखिए। बताइए क्या जानकारी है आपको, आप सुनिए। क्या मतलब होता है आउटसोर्सिंग का, क्या मतलब होता है? आप चुप रहना, आउटसोर्सिंग मैं सारी चीज बताऊंगा, आप चुप रहो बस। बताइए क्या होता है, मतलब बताइए। आप चुप रहिए, मैं वही उसको लेके आऊंगा आपको बड़ा जवाब दूंगा। आप नए प्रवक्ता बने हैं, मैं 7-8 साल से प्रवक्ता हूँ। भाई साहब, आप 7-8 साल से कांग्रेस का घंटाघात करते जा रहे हैं। आप जो नए शैलजा की चाटुकारिता करके बने हैं, आप व्यक्तिगत ना हुआ कीजिए, जानकारी उठा के ला कीजिए। ठीक है, विधु रावल जी, जिसका समय उसको बोलने देना। विधु रावल जी, देखिए इस तरीके से चर्चा को डिस्टर्ब कर रहे हैं केवल आपने सवाल खड़ा कर दिया, उधर से जवाब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, उसी पर स्टक रहेंगे। नहीं आप बताइए, नहीं आप बताइए, नहीं आप बताइए, नहीं आप बताइए, ऐसे चर्चा नहीं होती। विधु रावल जी एक सेकंड, थोड़ा सा धैर्य रखें। विधु रावल जी, मैं पूरा समय आपको दे रहा हूं, बोलने के लिए, लेकिन अगला बोल रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें, आप प्लीज उसको डिस्टर्ब ना करें। विधु रावल जी, आप डिस्टर्ब ना करें। बालमुकुंद शर्मा जी, आउटसोर्सिंग की जो बात कर रहे हैं प्रवक्ता, ये जो हमारी एचपीएससी और एसएससी वो भी आउटसोर्स पे करवाती हैं। इनको जब यही नहीं पता कि क्या प्रोसेस है, हाँ क्या डिबेट कर रहे हैं? अरे कहाँ करवाया हैं, आपकी बात सुनते हैं। भाई कहाँ करवाया? अरे भैया, आप हमारी बात सुनिए। मैं एंकर से निवेदन करूंगा। विधु रावल जी, धैर्य रखें, पहले उनको अपनी बात कंप्लीट करने दें। और ये फैसला जनता पर छोड़े, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। यहाँ सर्टिफिकेट लेकर बैठा कोई नहीं है और कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। वो जो बात कह रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में है, उनकी बात को सुने, पहले उनकी बात को सुने। आप बाद में बोल सकते हैं, पूरा राइट आप ऐसे डिबेट हो जाएगी, ऐसे बीच में बोलते रहेंगे, ऐसे डिबेट हो जाएगी। चलिए मैं रुक जाता हूँ, आपने जो बात कही है उसका उदाहरण दे दीजिए। अगर बाद में जवाब दे दिया, आपका समय आएगा, इतने उदाहरण दे दीजिए। मैं आप अरे ये प्रदेश की जनता देख रही है। अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ कि 1 करोड़ का सूटकेस, 1 करोड़ का सूटकेस, अरे 1 करोड़ के सूटकेस पर जवाब क्यों नहीं बोले आप? 1 करोड़ का सूटकेस आज एचपीएससी के अंदर गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए का सूटकेस की बात कर रहा हूं। आप ये बताइए, ये जो 28 पेपर लीक हुए हैं, सरकारों के समय कमाए गए हैं, ये क्या? आप ये बताइए, जो 28 पेपर लीक हुए हैं, क्या एसएस बोर्ड के चेयरमैन को आपने गिरफ्तार किया? एसएस बोर्ड के मेंबर को गिरफ्तार किया? तब आप कैसे कहते हैं कि आप दूसरी कंपनियां लेती? आप ये बताइए, जब उन्होंने, जब सुनिए, एचएसएससी ने ये कहा कि काला ब्राह्मण, एचएसएससी ने कहा ब्राह्मण की लड़की, तब आपने क्यों नहीं उसका, पहले आपने ये कहा कि जिस एजेंसी ने पेपर तैयार किया उस एजेंसी गलती है। कौन सी एजेंसी है वो क्या प्राइवेट एजेंसी नहीं थी? ये जो काला ब्राह्मण, आप ये बताइए, जब आपकी एसएससी ने ये कहा, आपकी एचएसएससी ने ये कहा काला ब्राह्मण के दर्शन अच्छे होते हैं या खराब होते हैं, तब आपने ये कहा कि कौन सी किसी एजेंसी ने ये क्वेश्चन डाल दिया? ये किसने डाला क्वेश्चन? जो जब ये कहा कि एसएससी के जो काले ब्राह्मण के दर्शन अच्छे होते हैं, गोरे ब्राह्मण के दर्शन अच्छे थे, वो किसने डाला? क्या एसएससी के चेयरमैन ने डाला, क्या किसी मेंबर ने डाला, या किसी एजेंसी ने डाला? आप जवाब दीजिए। चलिए मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, ठीक है। बालमुकुंद जी, विधु रावल जी, दोनों लोग शांत हो जाएं। विजेंद्र रेड्डी जी। हाँ, आयुष जी, आज सत्र का पहला दिन था। एक परंपरा के अनुसार विधानसभा के पटल पर शोक प्रस्ताव रखा गया और बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसकी बहुत भर्त्सना करती है कि प्रदेश के 7 किसान शहीद हुए इस आंदोलन में, जो कि पूर्ण रूप से सरकार की गलतियों के कारण हुए थे, उनका नाम शोक प्रस्ताव में भी नहीं इन्होंने डाला। आज हरियाणा प्रदेश के सामने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसकी भर्त्सना करती है। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा कि को इन्होंने शामिल नहीं किया। अभय सिंह जी ने 15 मोशन के लगभग दिए थे, सारे के सारे रिजेक्ट किए। कहीं ना कहीं ये सरकार डरी हुई है कि अभय सिंह मजबूती के साथ बात अपनी उठाते, तो इसलिए उन्होंने उसको शामिल ही नहीं करने का काम किया और ये बिल्कुल पूर्ण रूप से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया जा रहा है। तीसरी बात आ गई इनकी कि जो यूनिवर्सिटीज की जो ऑटोनॉमी है उसको हमने बनाए रखा हुआ है। मैंने स्वयं कृष्ण पाल गुर्जर से सुना था, तो स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि सी और डी ग्रुप की जो एसएससी उसकी लिस्ट आकर के यूनिवर्सिटी को देगा और यूनिवर्सिटी को अपॉइंटेड है। ऊपर वाले आपके सामने है, वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो सुन लीजिए, मैंने सुना है। इससे ऊपर की जो सर्विसेज है, ग्रुप ए बी की जो सर्विसेज है, उनके लिए सरकार की तरफ से 2 प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे, एचपीएससी की तरफ से 2 प्रतिनिधि
प्रतिनिधि नियुक्त होंगे और चेयरमैन होगा चांसलर। तो मेरे को यह बात समझ में नहीं आ रही, एसपीएससी के 2 मेंबर क्यों डाले गए, सरकार के 2 प्रतिनिधि क्यों शामिल होंगे? अगर वो शामिल होंगे तो क्या वाइस चांसलर अपनी मर्जी से कार्य कर पाएगा? जब आज तक वो शामिल नहीं थे तो अब वो शामिल क्यों किए जा रहे हैं? ये सर्व बिल्कुल पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार की ये नीति है। वो यूनिवर्सिटीज को अपने हाथों में लेना चाहती है, वहां पर अपने मनचाहे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहती है। और जिस प्रकार से सरकार हमेशा ये दावा किया करती थी कि बगैर पर्ची और खर्ची के हम जॉब दे रहे हैं, आज जो अटैची का एक मामला बढ़ करके वो जो पर्ची थी वो बड़ी हो गई है, जवान हो गई है और उसने एक अटैची का रूप ले लिया है। अब अटैची मंगवाने के लिए ही इस तरह की नियुक्तियां का तरीका अपनाया गया है। एक बात तो इन्होंने की है कि ये जो चेयरमैन है इनको लिस्ट बना करके देगी सरकार, चेयरमैन को वो चांसलर को अथॉरिटी होगी, वही अपॉइंट करेगा। लेकिन एक टेंटेटिव लिस्ट गवर्नमेंट बना करके देगी, एसपीएससी बना करके देगा, एसएससी बना करके देगा, उसी में से किसी को लेना होगा। मुझे ये बताइए कि हरियाणा प्रदेश में एसपीएससी और एसएससी का आज क्या हाल है? एसएससी के सारे पेपर आउट हो रहे हैं, एसपीएससी के ठीक है विजय जी, देखिए इसको विजेंद्र रेड्डी जी इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि आप लोग जब भी इस बात को कह रहे हैं विधु रावल जी कह रहे हैं कि आप मिसलीड कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं जवाब दें। जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए यूनिवर्सिटी का और भार इनके ऊपर। विजेंद्र जी एक बार मुझे बोलने दीजिए। 3 तरह की नियुक्तियां रेड्डी साहब जवाब लेते हैं विधु रावल जी। 3 तरह की नियुक्तियां होती हैं। नंबर पहली तो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर से ऊपर की है, यानी कि प्रोफेसर रीडर वाली जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर और रीडर वाली, उसमें कोई भी बदल नहीं किया गया। ये पुरानी परंपरा है कि किस प्रकार से एक पैनल जो है उनको सिलेक्ट करता है। रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें पिछले कुछ सालों से शिकायतें आती रही है भाई भतीजावाद की। यूनिवर्सिटी अपने लोगों को ही केवल बुलाया करती थी। बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर पहले से लगे हुए जो लोग हैं वो लोग केवल अपने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया करते थे। फिर इसको सुधार करते हुए टेस्ट की परंपरा शुरू की गई। अब टेस्ट लेने की जो फैसिलिटी है वो यूनिवर्सिटीज ने कोरोना काल के दौरान जो है उसको आउटसोर्स किया। अब आउटसोर्स करके कोई प्राइवेट अनऑथराइज्ड अगर कोई एजेंसी ले रही है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी विश्वसनीयता नहीं है। तो उसकी बजाय एक जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशनली बनी हुई बॉडीज है एचपीएससी, उसके तहत उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट वो भी बाहर नहीं आउट कर रही हैं, वो केवल रिजल्ट पेपर का दे रही हैं और उस पेपर में कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए ये अधिकार उसके बाद भी वाइस चांसलर का है। और वाइस चांसलर जो है वो उनको बुलाकर अपने पैनल के थ्रू जिन लोगों को सिलेक्ट करना चाहे करेंगे। इसमें स्वायत्तता का किस प्रकार से स्वांग की बात कर रहे हैं, किस प्रकार डोंग कर रहे हैं। दूसरी बात विजेंद्र रेड्डी जी ने कही कि उनको श्रद्धांजलि देने का अनुमति नहीं मिली। उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, इसी डिबेट पर देनी चाहिए। उन 9 किसानों को जिनको आपकी सरकार के दौरान गोली से भून दिया गया था, आप जिन एक साल तक जिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी के पीछे खड़े होकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, उन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बार बार कहा है कि 1700 गोलियां इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार की उन्होंने गिनी है। तो आपको जरूर कंडेला कांड के लिए माफी मांगनी चाहिए, आपको मदीना कांड के लिए माफी मांगनी चाहिए, आपको महम में गोली चलाकर किसानों को मारने के लिए माफी मांगनी चाहिए। एक अंतिम बात आपने मेरिट की कही, अब मैं मेरिट की भी बात कर दूं। आज अभय सिंह चौटाला जी का भी सुन रहा था, मेरिट की बात कर रहे थे। थोड़े दिनों पहले अपने कार्यकर्ताओं कह रहे थे क्या होती है मेरिट वेरिट। और उनके जो पिताजी हैं, इनके जो सुप्रीमो है, जो तिहाड़ से नई जेल काट कर आए हैं, 10 साल काट कर आए हैं शिक्षा भर्ती घोटाले में, मेरिट का कत्ल करने में, वही चौटाला साहब कहते थे एक बार सत्ता ला दियो 7 पुश्तों का जुगाड़ बना दूंगा, यानी मेरिट को फाड़ दूंगा। चलिए ठीक है राजेंद्र यादव जी, क्या वाकई में जो शिक्षा मंत्री जो बात कह रहे हैं या फिर यहाँ उनके प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं कि भाई देखिए स्वायत्तता पर तो इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, ये बेबुनियाद तरीके का आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। राजेंद्र यादव जी कि बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि मैं आधी अधूरी जानकारी के साथ बैठ गए हैं। पहले तो उनको जो है ये देखना चाहिए कि एचपीएससी घोटाले की जांच में किस तरह से प्राइवेट एजेंसियां फंस रही हैं और जांच में उनको छोड़ा जा रहा है।
जांच में जो प्राइवेट एजेंसियां जुड़ी हुई हैं, क्या ये कह रहे हैं कि प्राइवेट एजेंसियों से भर्ती प्रक्रिया को मुक्त करने के लिए हम जो है उनको उधर ले जा रहे हैं? तो एचपीएससी भी तो वही प्रोसेस फॉलो कर रही है जो यूनिवर्सिटीज कर रही है। और आज कौन सी प्राइवेट एजेंसियों से मुक्त है बीजेपी? बीजेपी की सरकार तो पूरे प्राइवेटाइजेशन पर लगी हुई है। वो तो रोडवेज के भी जो है तो निजी गाड़ियां हायर कर रही है, तो तमाम सिस्टम में जो है प्राइवेट लेके आ रही है, तो तमाम हवाई अड्डे सरकार तो कहती है कि सरकार का काम जो है ये तंत्र चलाने का नहीं है जिम्मा, ये बिजनेस करने का नहीं है, ये तो प्राइवेट फर्मों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का और उनका है। तो जिस तरह से ये कर रहे हैं तो प्राइवेट फर्मों से या प्राइवेट एजेंसियों से कहाँ ये भर्ती प्रक्रिया मुक्त होने जा रही है? कृपया भाजपा के प्रवक्ता जी आप अपने आप को अपडेट कीजिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। आप आधी अधूरी जानकारी ठीक है राजेंद्र यादव जी भाई बता दीजिए कौन सी प्राइवेट एजेंसी है जिसको छोड़ दिया गया है? भाई इस पर एतराज हो गया विधु रावल जी का, प्रोफेसर विधु रावल जी का एतराज इस बात पर हो गया, अरे कौन सी एजेंसी है जिसको छोड़ दिया जा रहा है, जिसको छोड़ दिया जा रहा है? तो ये सरकार को ये जिस तरह से लेके आ रहे हैं, तो अगर ये प्राइवेट एजेंसियों से मुक्त होना चाहते हैं तो इस मंच पर ये वादा करके जाएं कि सरकार किसी प्राइवेट एजेंसी की मदद नहीं देगी, तब तो अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि प्राइवेट एजेंसियों से मुक्त हो, क्योंकि प्राइवेट एजेंसियों की जो मनमानी घोटाला है वो तो सामने आ रहा है एचपीएससी की जांच में। एचपीएससी की घोटाले की जांच में जो प्राइवेट एजेंसी आई है, जो पहले के चेयरमैन ने जिस प्राइवेट एजेंसी को बैन कर दिया, वो नए चेयरमैन ने उसको बहाल कर दिया और फिर वो जो है वो जो संदिग्ध हो गई है एजेंसी। जादौन जी, लेकिन इसका आधार क्या है? कौन सी एजेंसी है? इसका आधार क्या है? किस आधार पर आप ये बात कर रहे हैं? इस पर एतराज है प्रोफेसर विधु रावल जी का। जादौन जी देखिए जी, वो जो एफआईआर है और जो रिमांड की जो डिमांड है जो उसमें कोर्ट में पेश की, उसको देखिए, उस दस्तावेज को जाके दिखाइए ना, बताइए आधार तो उसका बताइए, कोर्ट कीजिए, किसको जांच में छोड़ दिया, एक एक को पकड़ा, एक एक को। आप कैसी किस प्रकार की पंचतंत्र की यहाँ काल्पनिक कहानियां चला रहे हैं? पंचतंत्र की कहानियां तो आप चला रहे हैं, किसी को छोड़ा, आप तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बिना जानकारी के साथ यहाँ पर झूठ फैला रहे हैं, आप तथ्यों को दबा रहे हैं। आप देखिए एफआईआर में क्या है और विजिलेंस के रिमांड पेपर में क्या है, जाके देखिए, जाके लाइए, आप बताइए कि इसमें नाम नहीं है, जो प्राइवेट एजेंसी का नाम नहीं है, निकलवाइए, नहीं निकल पाएंगे या फिर क्षमा मांगे। एक नाम बताओ, एक नाम बताओ, चलो बताओ, पत्रकार महोदय बताओ एक नाम जिसको छोड़ दिया, बताओ। कौन बातें कर रहे हो, झूठ फैला रहे हो, पत्रकार बोल रहे हो खुद को, किस प्रकार के पत्रकार हो? जिसको नाम बताओ, किसको छोड़ दिया? रिमांड की बात कर रहे हो आप, रिमांड की बात कर रहे हो आप, एफआईआर की बात कर रहे हो, बताओ किसको छोड़ दिया? अरे खामखा की बात करो, उजागर वो दस्तावेज रखिए कि इसमें नाम नहीं है प्राइवेट एजेंसी का, आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अरे आप बोल रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं झूठा। चलिए ठीक है, इससे बाहर निकल जाते हैं। रेडू साहब, ठीक है, मैं रेडू साहब को थोड़ा समय देता हूं, उनको समय में थोड़ा कम दे पाए। विजेंद्र रेडू जी, विधु रावल जी ने जो बातें आपको लेकर के कहीं जवाब दें। आयुष जी, विधु रावल जी के बारे में और बीजेपी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सत्ता का नशा सिर चढ़ करके बोल रहा है। ये ना तो किसी को अपनी बात कहने देते हैं, ना ध्यान से सुनते हैं। सिर्फ मुद्दे से भटकने के लिए हर किसी के बीच में कूदना ये कोई डिबेट का तरीका नहीं होता। इसलिए हमें हर किसी की बात सुननी भी चाहिए, क्योंकि हमें प्रदेश सुन रहा है, हम एक प्रतिनिधि पार्टी के बैठे हैं, तो हमें एक सभ्यता के साथ अगर डिबेट करें तो उसके कोई न कहीं प्रदेश के लिए फायदे की बात हो सकती है। और मैं लगभग 1 साल से विधु जी के साथ मेरी डिबेट चल रही है, एक भी डिबेट ऐसी नहीं है जिसमें विधु जी ने कंडेलवाल कांड को उठाने का प्रयास ना किया हो, क्योंकि इनके पास और तो कोई तर्क नहीं होते। ये बहुत पुराने 50 साल पुराने इतिहास उठाने की बात करते हैं। और मैं इस बात के ऊपर ये कहना चाहूंगा विधु जी आपको, में 32 नौजवानों को गोलियों के साथ ये कह करके भुना गया कि देखते ही गोली मार दो, आपने उसी का बदला लिया क्या? इसके बाद 700 किसानों को आपने भूखे पैसे रोडों के ऊपर मरवा दिया, क्या उसी का बदला? क्या आपने फोन लगा ली कि हम सभी पार्टियों से वोट के मामले में आगे जाना चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे रणनीति के ऊपर काम कर रही है। आप इस तरह के मुद्दे उठा करके आप क्या समझते हैं कि दूसरे जो प्रवक्ता भाई बैठे हैं उनको कोई ज्ञान नहीं है? कभी आप किसी को कहते हो कि ज्ञान पूरा करके लाइए, कभी किसी को कहते हो आपका ज्ञान हो रहा है, कभी आप क्वेश्चन पूछते हो कि ये बताइए।
चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है रेणु साहब, आपकी आवाज थोड़ा सा बीच बीच में डाउन हो रही है। मैं एक बार फिर से बालमुकुंद शर्मा जी, विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि ये बात तो हम लोगों ने शिक्षा मंत्री के मुंह से भी सुनी। सदन के अंदर शिक्षा मंत्री भी कह रहे थे कि आपके आरोप बेबुनियाद हैं, उसमें दरअसल कोई दम नहीं है। आयुष जी, एक मिनट आयुष जी, इन्होंने एक बार फिर एलनाबाद उठाते हैं, इस जगह से एलनाबाद। चलो हो गया, ये तो कोई भी ये तो राजनीतिक बातें हैं, इससे गहराई पे इससे आते हैं। विजेंद्र जी, एलनाबाद आप जीत गए, आपको मुबारक। अब इससे आते हैं डिबेट पे। आयुष जी, ये समय खराब होने वाली बात है। ठीक है रेणु साहब, ठीक है रेणु साहब, देखिए जो जीत गया वो जीत गया। अभय चौटाला जी आज विधानसभा के अंदर है, आज अभय चौटाला जी विधानसभा के अंदर है, थोड़ा समय की मेरे पास भी बाध्यता है। बालमुकुंद शर्मा जी। आयुष जी, जब हम डिबेट पे बोलते हैं, ये जो आदमी झूठ बोलता है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, उस पार्टी की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। जादौन जी ने मेरी बात का समर्थन किया, मैं जादौन जी का धन्यवाद करता हूं। और मैं फिर आपके माध्यम से आपके मंच पे पूरा प्रदेश सुन रहा है, ज्वाइन करवा दो उन्हें। आपकी वो हमारा काम है, बीच में मत बोलो आप। ये जो निजी एजेंसियां HPSC में भी और HSSC में भी निजी एजेंसियां काम करती हैं, ये बताएं बीजेपी के प्रवक्ता, पेपर कौन बनाता है, पेपर चेक कौन करता है, निजी एजेंसियों की वहां जिम्मेवारी क्या होती है, वो ये बताएं। और अगर हमें पता होता कि इतने अनाड़ी प्रवक्ता भेज देगी बीजेपी, तो हम ये अपनी ईमेल आईडी दे, मैं आपको मेल, आपको वो अध्यक्ष भेज दूंगा। आप हर आदमी को ये नहीं है कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, आप होते कौन हो? हम तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। आप जब अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, आप लोग जब अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, क्या समझते हो आप अपने आप को? ज्यादा बड़ा विद्वान समझते हो आप? इतना बड़ा विद्वान समझते हो अपने आप को? अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले लोग आप अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले लोग हो। 4 बार आपने हरियाणा को छोड़ा, मिलिट्री बुलानी पड़ी प्रदेश में, आपने पंचकूला में जवानों का करते हो। चलिए, अनाड़ी और खिलाड़ी कौन है इसका फैसला तो जनता कर देती है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर चर्चा की अब और अधिक आवश्यकता नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि हाँ, आज चूंकि स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी और इससे जुड़ा हुआ जो मुद्दा उठा उस पर चर्चा बहुत जरूरी थी। विपक्ष के जो सवाल हैं सत्ता पक्ष ने उसका जवाब दिया, और देखना यह कि विपक्ष इस मुद्दे को और अधिक किस तरह से विधानसभा के अंदर उठाएगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।